अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन को। चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके साथ ही इस चैप्टर से डिफरेंट चीज़ें आपके एंट्री टेस्ट लेवल पे पूछी जाती हैं। अगर आपने चैप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ा है तो ये चैप्टर आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप नर्वस कोऑर्डिनेशन चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों चैप्टर काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। वो इस तरीके से कि इन चैप्टर का जो फंक्शन है, यानी इस चैप्टर में बताए गए सिस्टम और मैकेनिज्म का जो फंक्शन है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं वो डिफरेंट है। यानी कुछ ऑर्गन जो एसोसिएट है उस फंक्शन के लिए वो मुख्तलिफ है, लेकिन इन दोनों का फंक्शन एक ही है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की। अच्छा, केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में स्टूडेंट जिस ऑर्गन को, जिस हार्मोन को, ग्लैंड को, जिन जिन चीजों को, जिन जिन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया गया है, उस टर्मिनोलॉजीज को अगर हम समझ लें तो उस चैप्टर को पूरा पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज की, कुछ टर्म की जिसको इस्तेमाल किया गया है बार बार आपके इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनकी मदद से केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में परफॉर्म होता है। सही, केमिकल कोऑर्डिनेशन है क्या? जिस तरह नर्वस कोऑर्डिनेशन यानी हमारे नर्वस सिस्टम का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना ताकि वो बॉडी को एक होम्योस्टेसिस, बैलेंस होम्योस्टेसिस फराहम कर सके, बिल्कुल इसी तरह डिफरेंट केमिकल्स का, डिफरेंट हार्मोन्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना ताकि वो बॉडी के इंटरनल बैलेंस को, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रख सके, ठीक है। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट हार्मोन की, तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन में आपको ज्यादातर सुनने को मिलेगा हार्मोन्स के बारे में। अब ये हार्मोन्स होता क्या है? केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन बेसिकली स्टूडेंट केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि रिलीज होते हैं बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स के जरिए। इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब ये ग्लैंड क्या होता है इसे हम फर्दर समझेंगे। नाउ ये ग्लैंड बेसिकली क्या कर रहा है स्टूडेंट? रिलीज कर रहा है किसको? केमिकल मैसेंजर्स को। उसी केमिकल मैसेंजर को हम कहते हैं हार्मोन्स, ठीक है, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब ये बेसिकली कहाँ पे इसको रिलीज कर रहा है? ब्लड में। हमारी बॉडी में जो ब्लड है, जो ब्लड की सर्कुलेशन है, इसी ब्लड के साथ साथ कुछ हार्मोन्स हैं जो कि सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में ही क्या करेगा ग्लैंड? हार्मोन को रिलीज करेगा। सही, हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर्स है। केमिकल मैसेंजर यानी ये मैसेजेस लेके जाएंगे टू रेगुलेट द एक्टिविटीज टू टारगेट ऑर्गेनेट। अब ये क्या करेंगे? ये रेगुलेट करेंगे उस मैसेज को, उस सिग्नल्स को। सिग्नल तो नहीं कहेंगे हम, बेसिकली मैसेज कहेंगे। कौन से मैसेज? केमिकल मैसेज। यानी हमारी बॉडी के अंदर जिस तरीके से नर्वस कोऑर्डिनेशन में एक सिग्नल, एक इंपल्सेस, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रहा है, मैसेज फराहम कर रहा है इन्वायरमेंट से लेके इंटरनल बॉडी में, इसी तरीके से एक इंटरनली बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स से हमारे ब्लड के साथ जो कि सर्कुलेट हो रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं किसको? डिफरेंट हार्मोनल एक्टिविटीज को, डिफरेंट केमिकल को, ताकि वो अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच सके, ठीक है स्टूडेंट। नाउ उसी को हम कहते हैं हार्मोन्स। हार्मोन को कौन रिलीज कर रहा है? ग्लैंड। ग्लैंड बेसिकली ये कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ही होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं या सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को, ठीक है स्टूडेंट। हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर है, ठीक है, जो कि मैसेज फराहम करेंगे बॉडी के अंदर। और अब इस हार्मोन को रिलीज करने वाली फैक्ट्री क्या है? ग्लैंड। ग्लैंड बेसिकली हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्री, सही है, जो कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ही होते हैं बॉडी के अंदर जो कि हार्मोन को क्या कर रहे होते हैं? बना रहे होते हैं, फिर उसे रिड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, देन सिक्रीट करते हैं यानी रिलीज करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहाँ पे रिलीज करेंगे? ब्लड स्ट्रीम में। अब हार्मोन एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हार्मोन, कैसे हार्मोन? सबसे पहले एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड बेसिकली
कौन से हार्मोन को रिलीज करेगी? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगी। ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की हाइट बढ़ाने में मदद देता है, सही है, फॉर हाइट। अब हाइट के लिए ग्लैंड है एक, वो क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक हार्मोन को रिलीज कर रहा है, सही है। नाउ इसके अलावा थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, टू कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा पेनक्रियाज एक स्पेशल ऑर्गन है, एक ग्लैंड है, जो कि क्या करता है, इंसुलिन को और ग्लाइकोजन को रिलीज करता है, ठीक है, ताकि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बैलेंस हो सके, टू बैलेंस ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर को बैलेंस कौन करता है? हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है और उस हार्मोन को कौन रिलीज कर रहा है? ग्लैंड रिलीज कर रहा है, दैट इज पैनक्रियाज। इसके अलावा गोनेड्स बेसिकली क्या होते हैं? ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होते हैं। ये ग्लैंड तो होते हैं, लेकिन ये कौन से ग्लैंड होते हैं? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। गोनेड्स बेसिकली हमारे पास दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अच्छा, गोनेड बेसिकली ग्लैंड ही है। अब दो गोनेड कौन से हैं? सबसे पहला गोनेड है टेस्टिड और दूसरा गोनेड है ओवरीज, यानी ओवरी। जब बहुत सारी ओवरी होगी तो हम ओवरीज बोलेंगे, इसके अलावा सिंगल हम से क्या कहेंगे? ओवरी कहेंगे। तो टेस्टिड और ओवरी ये दोनों ग्लैंड है, जिसे हम गोनेड्स कहते हैं। गोनेड्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, सही, इनका नाम है गोनेड। नाउ टेस्टिड जो बेसिकली ग्लैंड है, ये रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को, सही। ये हार्मोन बेसिकली क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? ये हार्मोन मेल फीचर्स को बनाता है। मेल फीचर्स जैसे मसल्स, जैसे ब्रेड यानी दाढ़ी, इसके अलावा हेवी वॉइस, ठीक है, वॉइस, हेवी वॉइस एंड स्पर्म प्रोडक्शन। तो जो हमारे पास डिफरेंट जो स्पेशीज हैं एज अ फीमेल और मेल, तो उनमें जो फीचर्स पाए जाते हैं वो फीचर्स इन ग्लैंड की वजह से होते हैं। इन ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो डिफरेंट फीचर्स जो हैं उसको शो करते हैं, डिफरेंट फीचर्स की डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा ओवरीज जो है ये ईस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करती है, सही है। ओवरीज का जो फंक्शन है, ओवरीज के हार्मोन्स का जो फंक्शन है, दैट इज फीमेल फीचर। ये फीमेल फीचर्स की डेवलपमेंट करते हैं, जैसे पीरियड साइकिल, ठीक है, सॉफ्ट वॉइस, इसके अलावा ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी कंट्रोल, ये काम होता है ओवरीज का, सही है। तो डिफरेंट फीमेल और मेल फीचर्स जो है ये हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ से रिलीज होंगे? गोनेड यानी कि ग्लैंड से रिलीज होंगे। नाउ तो ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो आपके इस चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन में बार बार इस्तेमाल होगी। नाउ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड द नर्वस कोऑर्डिनेशन, इनके दरमियान में अगर हम मेजर डिफरेंस को देखें स्टूडेंट, सो द नर्वस कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी में जो सर्टेन चेंज हो रहा है या हमारी बॉडी में जो इन्वायरमेंट से मिलने वाले सिग्नल्स हैं, इंपल्सेस हैं, उनको ट्रांसफर करती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन की, सो द केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हमारी इंटरनल बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस या मेटाबॉलिज्म के बैलेंस है, जो केमिकल हार्मोन के जरिए मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, टारगेट ऑर्गन्स की तरफ, तो ये हमारे पास कहलाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन में कुछ चीजें हैं जो साफ क्लियर फर्क वाजे करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन की, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन बेसिकली कंट्रोल होता है बाय मसल्स और मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट और मसल्स के जरिए कंट्रोल हो रहे होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन को बेसिकली कौन कंट्रोल करेंगे? हमारा ग्रोथ, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, सही है, और हार्मोन्स कंट्रोल करेंगे। इसके मैसेंजर कौन है? हार्मोन्स है मैसेंजर। जबकि अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के मैसेंजर को देखें तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, यानी इंपल्सेस हैं, ठीक है, यानी न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन इन दोनों का फंक्शन क्या है? बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, बैलेंस करना। इसके अलावा इसका एक और डिफरेंस ये भी है स्टूडेंट कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है, बहुत तेजी से होती है,
और उसमें जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, यानी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। लेकिन जो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती है, स्लो होती है, लेकिन इनका जो टाइम ड्यूरेशन पीरियड है वो लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल नर्वस कोऑर्डिनेशन में मैं आपको बार बार एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे गर्म चीज पे आपका हाथ पड़ता है या आपकी बॉडी कोई सर्टन चेंज महसूस करती है तो फौरन अपने आप को बचाती है। जैसे गर्म चीज पे आपका हाथ लगा, आपकी बॉडी फौरन क्या करेगी, अपने आप को पीछे करेगी, आप अपना फौरन हाथ हटा लेते हो। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है बहुत कम टाइम में हुआ, जल्दी हुआ, फास्ट हुआ, ठीक है, और ये ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं हुआ, ठीक है, थोड़े देर में क्या हुआ, आपने अपना हाथ हटाया, अपने आप को सेव कर लिया, दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम फिर आपका गर्म जगह पे हाथ लगेगा या आपकी बॉडी सर्टन चेंज महसूस करेगी तो फौरन एक रिएक्शन को, एक रिफ्लेक्स को जनरेट करेगी, सही। तो ये बेसिकली बहुत जल्दी हुआ, फास्ट हुआ और बहुत कम टाइम के लिए हुआ। बिल्कुल इसी के बरक्स अपोजिट अगर हम देखें केमिकल कोऑर्डिनेशन को, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी आपकी इंटरनल चेंजेस, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस, जैसे आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में जैसे हाइट का बढ़ना, अचानक किसी की हाइट बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो हाइट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, स्लो स्लो जो है वो क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, स्लो स्लो चेंज आ रहा है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग चेंज है। अब उसकी हाइट जितनी बढ़ गई है वो कम तो नहीं होगी, वो हाइट उतनी ही रहेगी जितनी वो बढ़ गई है। तो ये बेसिकली केमिकल कोऑर्डिनेशन आहिस्ता आहिस्ता होगा, स्लो होगा, बट लॉन्ग लास्टिंग होगा, सही है। तो इसमें सर्टन चेंज है। इसके अलावा अगर हम मजीद चेंज देखें तो जैसे कि इसमें जो मैसेंजर है वो चेंज है, टाइम ड्यूरेशन चेंज है, स्पीड का फर्क है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें स्टूडेंट इन टर्मिनोलॉजीज की जो हमने डिस्कस की, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए बॉडी के अंदर इन हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। ये इसके क्या है, मैसेंजर है, ये इसको कंट्रोल करने वाले। केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करेंगे ग्लैंड्स, और बेसिकली ग्लैंड रिलीज करते हैं हार्मोन्स को, यानी कि ग्लैंड हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्री है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड है, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, इसके अलावा हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, इंसुलिन ब्लड शुगर को बैलेंस करने के लिए अलग हमारे पास ग्लैंड है। सो देयर आर डिफरेंट ग्लैंड जो कि डिफरेंट हार्मोन्स को फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए हमें ग्लैंड्स की, हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, और नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास क्या है, पूरा नर्वस सिस्टम है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको हार्मोन ग्लैंड समझ आ गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी पूरी बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को। नाउ स्टूडेंट, अब हमें हार्मोन ग्लैंड के बारे में तो समझ आ गया कि हार्मोन क्या है, ग्लैंड क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली केमिकल कोऑर्डिनेशन को और इंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मेन को। यानी अगर हम बात करें द मेन इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन, आवर बॉडी कोऑर्डिनेट्स इट्स फंक्शन। जब हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट्स करती है अपने फंक्शन के साथ थ्रू टू सिस्टम, तो बेसिकली दो सिस्टम की मदद से वो कोऑर्डिनेट करती है, यानी हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन हो रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शन के लिए एसोसिएट है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें कि अपने फंक्शंस के साथ बॉडी किस तरह कोऑर्डिनेट कर रही है, तो उसके लिए सिर्फ दो ही सिस्टम है। एक सिस्टम जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, यानी कि जो कि फास्ट रिस्पांस को जनरेट करता है, नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है। इसके अलावा इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम जो कि स्लोअर होता है, हल्का होता है, बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स देता है। इंडोक्राइन सिस्टम से मुराद है केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, ताकि वो बॉडी को क्या कर सके, बैलेंस कर सके फॉर होमियोस्टेसिस। तो यहाँ पर जो बार बार केमिकल का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, बेसिकली वो केमिकल्स कौन है, हार्मोन्स है। हम हार्मोन्स को ही केमिकल कह रहे हैं, वो हार्मोन्स जो डिफरेंट ग्लैंड रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑर्डिनेट करना है किसके साथ, अपने फंक्शंस के साथ, वो दो ही सिस्टम की मदद से होगा। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन यानी नर्वस सिस्टम, जो कि न्यूरॉन्स की मदद से होगा, और उसके मैसेंजर कौन होंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे। और दूसरा हमारे पास जो है दैट इज इंडोक्राइन सिस्टम।
इंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसके मैसेंजर कौन होंगे, हार्मोन्स होंगे, हार्मोन्स ही केमिकल है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं इंडोक्राइन सिस्टम की यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन की, जो कि यूजेस कर रहे हैं हार्मोन्स को, which are chemical messengers secreted into blood। वो केमिकल मैसेंजर, वो हार्मोन्स कहाँ पे सिक्रेट हो रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट हो रहे हैं। अच्छा, ये ब्लड में क्यों सिक्रेट हो रहे हैं, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। नाउ टू रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज, अब ये बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे हैं एंड मेंटेन इंटरनल बैलेंस, और इंटरनल बैलेंस को मेंटेन रख रहे हैं यानी होम्योस्टेसिस, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली ब्लड के अंदर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ग्लैंड्स मौजूद है ना, उनमें डट नहीं है। डट से मुराद उनमें कोई नाली नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, पैसेज वे नहीं है, जो पाथवे होता है वो नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को देखें तो न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली एक से दूसरे न्यूरॉन में मदद दे रहा है उन सिग्नल्स को भेजने में। इसके अलावा साइनेप्स का अपना एक स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम बात करें इन हार्मोन्स की केमिकल कोऑर्डिनेशन में इंडोक्राइन सिस्टम में, तो यहाँ पर जो हार्मोन्स है केमिकल है, जो ग्लैंड उन्हें रिलीज कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं, उन ग्लैंड्स का कोई बेसिकली रास्ता या नाली नहीं होती, ठीक है। इसीलिए वो डायरेक्ट क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में उसे भेज देता है, ब्लड में उसे प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है ना। ब्लड के साथ वो हार्मोन्स, वो केमिकल मिलके हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके पूरी बॉडी में क्या करते हैं, जो टारगेट ऑर्गन्स है उनके, वहां तक वो मैसेजेस फराहम कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्लैंड जो होते हैं ना, वो डटलेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डटलेस। डटलेस से मुराद कि उनमें कोई स्पेसिफिक रास्ता या नाली नहीं होती, सही ना, इसीलिए क्या हो रहे हैं, ब्लड में सिक्रीट हो रहे हैं। अब बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स की, कि हमारे पास ये जो ग्लैंड है जो कि हार्मोन को रिलीज कर रही है, इनका अपना केमिकली नेचर होता है, ठीक है। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी फर्स्ट के ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे कैन बी, अब यहाँ पर कुछ हार्मोन्स के नाम है, जैसे स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन जो होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, यानी लिपिड के साथ इजिली सॉल्युबल हो जाता है, लाइक कैरिटोसोल और एस्ट्रोजन। इसके अलावा प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर के साथ डिसॉल्व होंगे, लाइक इंसुलिन। इसके अलावा इमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। इमाइनो एसिड ना बेसिकली हमारे पास जो एड्रेनलिन हार्मोन है, ग्लैंड है, उसकी तरह होंगे। दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स बाय बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स। अब ये क्या करेंगे, जो उनके टारगेट ऑर्गन्स हैं उनके साथ बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि इमाइनो है वो क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है इंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मेन, जैसे हमने डिस्कस किया था नर्वस कोऑर्डिनेशन में, नर्वस सिस्टम ऑफ मेन, जिसमें आपके पास आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बट अगर हम बात करें इन केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टूडेंट, तो जो इंडोक्राइन सिस्टम है मेन, इंडोक्राइन सिस्टम एज अ ह्यूमन बॉडी का, तो बेसिकली उसमें जस्ट डिफरेंट क्या है, ग्लैंड्स मौजूद है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो ग्लैंड्स होते हैं ये डटलेस है, इनमें कोई स्पेसिफिक रास्ता, कोई हमारे पास नाली नहीं है, ठीक है। तो ये किस तरह रिलीज होंगे, इनके डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्गन के साथ पोजीशन होती है। जैसे अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ये ग्लैंड हमारे जो है ना वो ब्रेन के साथ होता है, ठीक है, यानी हमारे ब्रेन के करीब होता है, सर में होता है, तो इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एमसीक्यू उसके लिए याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो आपने अक्सर नाम सुना होगा, थायराइड ग्लैंड हमारे गले के, नेक के सामने होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से अगर हम देखें तो हम अपने नेक को, गले को एक्सटर्नली बाहर से कहते हैं नेक, इंटरनली हम इसे क्या कहते हैं, थायराइड, इसलिए क्योंकि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है, राइट ना। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम बात करें मजीद कुछ ग्लैंड्स की, तो उनकी अपनी पोजीशन है। जैसे कुछ ग्लैंड हमारी किडनी के पास हैं, सही है, कुछ ग्लैंड हमारे जो है वो पैनक्रियास के साथ हैं, सही है। तो इनके डिफरेंट क्या है, पोजीशन है, डिफरेंट जगह ये मौजूद है, और ये डायरेक्ट हार्मोन को रिलीज करेंगे आपके ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में, सही है स्टूडेंट। नाउ तो ये हमारे पास था कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। दे सेक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, राइट।
तो ये बात आपने याद रखनी है। नाउ स्टूडेंट, हार्मोन्स को हमने समझ लिया, अब हम डिस्कस करते हैं ग्लैंड्स। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने लगे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स को उनके फंक्शंस के साथ। तो जैसे कि अभी हमने कुछ ग्लैंड्स को समझा, उनके नाम को देखा, अब हम उनके साथ साथ फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी कि ये लोकेटेड होता है हमारे ब्रेन में। हाइपोथैलेमस बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे हम मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में होता है, ये कंट्रोल कर रहा होता है बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को बाय रिलीजिंग हार्मोन्स लाइक टीआरएच, सीआरएच। अब दो हार्मोन्स हैं जो कि हमारे पास ये हाइपोथैलेमस क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। एंड इनहैबिटेटिंग हार्मोन्स, अब कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो इनहैबिटेट होते हैं, यानी बास रिएक्शन में जो रोकने के लिए हमें इनहैबिटेट की जरूरत होती है, तो वो बेसिकली हार्मोन्स क्या करते हैं, उन्हें बैलेंस की तरफ लेकर आते हैं। इसके अलावा इट एक्ट एज अ बैरिज, अब ये एक एज अ ब्रिज क्या करता है, एक्ट कर रहा होता है किसके दरमियान, द नर्वस एंड द इंडोक्राइन सिस्टम के दौरान। नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दरमियान बेसिकली जैसे हमारे पास अटैच होता है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान और हमारे पास नर्वस सिस्टम के दरमियान एज अ ब्रिज हमारे पास ये हाइपोथैलेमस हार्मोन होता है, ठीक है। यानी हाइपोथैलेमस में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि दो डिफरेंट हार्मोन्स को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, सही है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्लैंड ये डिवाइडेड होता है इनटू इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब्स में। इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब्स जो है, ये इंटीरियर लोब क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं डिफरेंट हार्मोन्स को। अब ये हार्मोन्स के नाम लिखे हैं, इन डिफरेंट हार्मोन्स को क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नाउ इनका फंक्शन क्या है हार्मोन्स का, ये कंट्रोलिंग करते हैं ग्रोथ की, थायराइड, एड्रेनल, कॉन्ट्रैक्ट और गोनेड्स के ग्रोथ में, ठीक है। नाउ पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये रिलीज करता है एडीएच को, हार्मोन्स को जो कि कंट्रोल करते हैं वाटर के बैलेंस को। इसके साथ ही एंड ऑक्सीटोसिन भी रिलीज करता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है इन चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन। चाइल्ड बर्थ यानी कि आपने सुना होगा कि बेसिकली मदर्स के पास एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो बेसिकली ऑक्सीटोसिन कहलाता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अल्लाह ने जो माओ के अंदर मोहब्बत रखी है अपने बच्चों के लिए, डिफरेंट ग्लैंड्स की मदद से ही रिलीज हो रहा है हार्मोन, लेकिन वो कब होता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान ही रिलीज होता है, ठीक है। उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है इन द नेक, हमारे गले में। ये कंट्रोलिंग करता है द बॉडीज मेटाबॉलिक रेट, बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा है पैराथायराइड ग्लैंड, ये छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं बिहाइंड द थायराइड, थायराइड के बिहाइंड। इसके अलावा ये इंक्रीज करते हैं ब्लड कैल्शियम को जो कि बोन्स के लिए जरूरी है। इसके अलावा एड्रेनल ग्लैंड देखें अगर हम, तो ये लोकेटेड होता है अबव किडनी, किडनी से ऊपर, और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है सोडियम और वाटर के बैलेंस को, ठीक है। इसके अलावा मैंने गोनेड्स का आपको बता दिया कि गोनेड्स में हमारे पास दो डिफरेंट क्या होते हैं, बेसिकली ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, एक ओवरीज है और एक टेस्टिड है, जो कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल में हमारे पास जो है वो टेस्टेड होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं ताकि वो क्या कर सके, डिफरेंट स्पर्म प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। इसके अलावा फीमेल्स में ओवरीज होती है, ठीक है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये अल्लाह ताला ने डिफरेंट हमारे पास हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रखे हैं, ग्लैंड्स रखे हैं जो कि इन्हें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ताकि ये अपनी बॉडी का इंटरनली जो फंक्शन है, इंटरनली जो होम्योस्टेसिस है उसे बैलेंस कर सके, ठीक है स्टूडेंट। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो बेसिकली इंडोक्राइन सिस्टम को क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ आ गया हो। अच्छा, इसके लास्ट में एक और टॉपिक है दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो इसमें इतनी ज्यादा कोई चीज नहीं है जो ना समझ आए। आपने होम्योस्टेसिस में नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक दोनों को अच्छे से समझा होगा। अच्छा, इंडोक्राइन सिस्टम में जो ज्यादातर फीडबैक इस्तेमाल होता है वो नेगेटिव फीडबैक इस्तेमाल होता है, ठीक है स्टूडेंट।
इस टॉपिक से रिलेटेड या इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई सवाल हो जहन में तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।